हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। चलें जी। हाँ जी, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका टॉपिक ये है क्या। ठीक है, ये सारा पेज मैं भी आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, सारे पॉइंट्स मैं याद कराऊंगा आज। ठीक है, और उसका नाम का बहुत मजे का, बहुत आसान चीजें हैं। ठीक है, ये सब बातें जो हैं, ये टोटल एमसीक्यूज हैं। टोटल एमसीक्यूज, टोटल एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यूज भी, और उसका नाम क्या है, मतलब बस कॉन्सेप्ट भी। यहाँ से आपका पहला टॉपिक शुरू होता है, स्वेट वाला। ठीक है, यहाँ से पहले शुरू होता है ये। मैं सारा सिगरेट, स्वेट की प्रोडक्शन, उसका उसका नाम क्या है, मतलब जो भी है उसके सारा फिनोमेना। ठीक है, यहाँ से रोल ऑफ एल्डोस्टेरोन, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अगर आप लोगों को अभी अभी याद होगा, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा और बहुत आसानी से ऐसे याद होगा कि आप कहेंगे बस। ठीक है, बाकी सारी बातें इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक जो कि यूक्यू आता है वो, बल्कि पहला टॉपिक, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो, मोस्ट मोस्ट आसान टॉपिक, जो कि हर दफा यूक्यू फ्री के नंबर दे जाता है, वो ये है कि टेम्परेचर डिक्रीजिंग मैकेनिज्म कौन से हैं। ठीक है, और टेम्परेचर इंक्रीज, शायद बहुत जो यूक्यू जो आता है ना पेपर में, वो यही होता है। ठीक है, और ऑलमोस्ट यही आना है, ये ना स्वेट वाला आ जाता है, होते हैं इन्हीं में से ही आना होता है। तो बात लेना पड़े जी, अभी और वहां हीट क्या आ जाए, डेसिपेट हो जाए। इसलिए अच्छा जी, आपको क्या होगा। ठीक है, स्वेट प्रोड्यूस होता है, फिर स्वेट की क्या होती है, इवेपोरेशन होती है। ठीक है, स्वेटिंग एक और स्वेटिंग होती है स्वेट ग्लैंड्स के जरिए से, फिर उनकी आगे से क्या होती है, फिर उनके आगे से इवेपोरेशन होती है। तो हमें हमें क्या होता है, हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो इससे क्या, टू हॉट। ठीक है, तो जनाबे वाला स्वेटिंग के जरिए से खुद को क्या करते हैं, कूलिंग का मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान सी बात। ये देखो, ये देखो 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 देखो, आसान सी बात। ये देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, ये देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम अपना हीट प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। ठीक है, हीट प्रोडक्शन देखो, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब है गर्मी पहले ही बहुत बढ़ रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, हीट प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं। फिर नंबर 2, ये देखो इवेपोरेटिव हीट लॉस, फिर हमने इवेपोरेशन यानी कि स्वेटिंग वगैरह शुरू कर दी है। ठीक है, बस ये आसान सी बात थी। ये देखो जी, डिक्रीज इन हीट प्रोडक्शन में हम कमी कर देते हैं, शिवरिंग और केमिकल थर्मोजेनेसिस वगैरह को हम बिल्कुल इनहिबिट कर देते हैं। हीट प्रोडक्शन बॉडी के अंदर ना हो, बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन ना हो। ठीक है, ये देख रहे हो कि हीट प्रोडक्शन हम कम कर दिए, यानी कि सारा जो थर्मोजेनेसिस बॉडी के अंदर जो हीट प्रोडक्शन वाले मैकेनिज्म थे उसको हमने ऑफ कर दिया। अच्छा जी, अब जरा इधर आ जाओ। ये क्या है, टेम्परेचर इंक्रीजिंग मैकेनिज्म, ये अब क्या है, उसके उल्टा है सारा, कि स्किन वेजो कंस्ट्रिक्शन थ्रू आउट द बॉडी, ताकि जो है ना वो हीट जो है वो ब्लड जो है स्किन की तरफ जाए ही ना, और वहां से हीट निकल ही ना पाए। ठीक है, व्हेन बॉडी इज टू कोल्ड, जब हमें बहुत सर्दी लग रही हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपनी स्किन की ब्लड वेसल्स, हम नहीं करते मतलब, ठीक है ना, वो सिंपैथेटिक इनर्वेशन के जरिए से स्किन के वेजो वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, स्किन के अंदर वेजो कंस्ट्रक्शन का मतलब है वहां पे जो ब्लड वेसल जा रही है उनकी वेजो कंस्ट्रक्शन हो रही है थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, ताकि वहां पे ब्लड ही ना जाए, वहां से हीट डिसिपेट ही ना हो। ठीक है, अच्छा जी, फिर क्या होता है जी, इंक्रीज इन थर्मोजेनेसिस,
मतलब ये दोनों पॉइंट उसके उल्ट हैं। वहां पे क्या था, वेजोडाइलेशन, वहां पे क्या था कि थर्मोजेनेसिस को रोको, हीट प्रोडक्शन को रोको। यहाँ पे क्या है, हीट प्रोडक्शन करो। ठीक है, ऑब्वियसली जो है थायरॉक्सिन के ये केमिकल थर्मोजेनेसिस क्या है पता तो है आप लोगों को, थायरॉक्सिन के जरिए से जो सारी हीट की प्रोडक्शन हम लोग करते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म वगैरह को तेज करके। ठीक है, फिर क्या, ये शिवरिंग, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। ठीक है, इसके इससे शिवरिंग की जाती है। बाकी इसकी पूरी पूरी डिटेल अगले हम नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़नी है। ये शिवरिंग की, केमिकल एक्साइटेशन ऑफ हीट प्रोडक्शन, ठीक है, सिंपैथेटिक एक्साइटेशन, ये तीनों मैकेनिज्म ये देखो शिवरिंग के जरिए से कैसे होती है। ये देखो शिवरिंग के जरिए से, ठीक है, केमिकल एक्साइटेशन ऑफ, ठीक है ना, ये सिंपैथेटिकली किस तरह से हीट की प्रोडक्शन होती है, और फिर थायरॉक्सिन की मदद से हीट प्रोडक्शन कैसे होती है। तो ये पूरे पूरा टॉपिक्स हैं जो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे बस आप लोगों को नाम पता हो, क्योंकि इस ये जब यूक्यू आना है उसमें आप लोगों ने नाम ही लिखने हैं कि शिवरिंग के जरिए से हीट प्रोडक्शन होती है, केमिकल सिंपैथेटिक एक्साइटेशन होती है, ठीक है, उसके जरिए से जो है ना वो आप हीट प्रोडक्शन होती है, और थायरॉक्सिन के जरिए से। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म हो रहे होते हैं जब बहुत सर्दी हो तो। ठीक है, फिर तीसरा क्या, पाइलो इरेक्शन, ये भी आप लोगों को पहले ही पता है। इसमें क्या होता है, इसमें उसका नाम क्या, आपका मसल होता है पाइलो इरेक्टर मसल, इरेक्टर पिलाई मसल या पाइलो इरेक्टर मसल। ठीक है, ये क्या होता है, ये स्मूथ मसल होता है। ठीक है, आपकी जो हेयर फॉलिकल्स हैं उसके साथ अटैच होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने अपने जीए में पढ़ लिया होगा, हिस्टो में पढ़ लिया होगा। ठीक है, इंटेगुमेंटरी सिस्टम में। नहीं भी पढ़ा तो बस सिंपल सी बात है कि स्मूथ मसल होता है। ठीक है, और उसका नाम क्या है, आपके हेयर फॉलिकल्स के साथ अटैच होता है। करता क्या है जब ये, ठीक है ना, हेयर्स को अपराइट कर देता है, ऐसे बाल खड़े कर देता है। ये बात हम एफएससी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा बहरहाल ये ह्यूमंस में इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपने कभी देखा है अपने बाल से खड़े हुए, ह्यूमंस में कौन इतना इंपॉर्टेंट। मेनली ये है कि उसका नाम एनिमल्स में होता है, और इसका नतीजा क्या होता है, बस ये लाइन याद रखनी है कि इंट्रैप करता है थिक लेयर ऑफ इंसुलेटर एयर। ठीक है, इंसुलेटर एयर जो है ना वो इंट्रैप करता है। ठीक है, ये बात अभी हम थोड़ी देर बाद भी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे बस आप लोगों ने पाइलो इरेक्शन वाली बात याद रखनी है कि उससे बाल चाल खड़े हो जाते हैं। पाइलो इरेक्टर स्मूथ मसल होता है, फॉलिकल्स अटैच होता है। ये ठीक है, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करता है हेयर फॉलिकल्स को ऐसे खड़ा कर देता है। अगर मैं आप लोगों को जीए की वो डायग्राम बना के दिखाऊं ना, तो वो पता है किस तरह से होती थी। मसलन ये आपका जा रहा है ना हेयर फॉलिकल, ये सपोज, ओहो मैंने गलत थोड़ा सा बनाया। तो बहरहाल इस तरह से करके जनाबे वाला ये आपका पायलोरेक्टर मसल होता है जो हेयर फॉलिकल के साथ जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो ये ऐसे हो जाता है, इधर से बाल भी ऐसे सीधा कर देता है। ठीक है, तो मतलब इस तरह का एक मैकेनिज्म होता है कि ये नीचे से कॉन्ट्रैक्ट ये करता है, ऊपर से वो हेयर फॉलिकल को ऐसे सीधा खड़ा कर देता है। ठीक है, ये आप अपने जीए का चैप्टर पढ़ना, चैप्टर मेरे ख्याल से 8 है। ठीक है, तो उस पर डायग्राम सही बनी होगी। बात समझ आ गई ना कि इसने क्या करना है, इससे इंसुलेटर थिक लेयर ऑफ इंसुलेटर एयर जो है ना। अब अच्छा, एयर कैसे इंसुलेटर हो सकती है, ये पॉइंट मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ठीक है, अभी हम वो मैकेनिज्म पढ़ते हैं, लेकिन ये है कि अभी बात आपको बात समझ आ गई कि वो जो एयर जो है ना वो वहां पे इंट्रैप है, और वो इंसुलेटर के तौर पर एक्ट करेगी। और इस तरह से ये होगा कि बॉडी से जो हीट बाहर जानी है वो इतनी ज्यादा नहीं जाएगी। ट्रांसफर ऑफ हीट टू द सराउंडिंग, बॉडी से हीट भी बाहर प्रोड्यूस हो रही होती है ना, तो वो हीट जब इंसुलेटर एयर जब उधर ट्रैप हो जाएगी, तो उसमें बात को समझे ना, ठंडी हवा नहीं आएगी, वही हवा जो एक दफा जिसको बॉडी से हीट हो जाएगी, वहीं पे रुक जाएगी उन बालों की वजह से। ठीक है, तो एक इंसुलेटर के तौर पर एक्ट करेगी। ठीक है, क्योंकि वो तो जो देखो, वो तो जो गर्म हो गई, अब वो वहीं पे फंस गई है। मसला तो ये होता है कि अगर वो वहां से हट गई तो ठंडी हवा और आ जाएगी, फिर बॉडी उसको हीट करेगी, तो वो वहीं पे ही रुक गई है। तो इसलिए वो इंसुलेटर का काम कर रही है, क्योंकि अब वो तो हीट अप हो गई, अब और बॉडी से वो हीट नहीं ले रही। ठीक है, तो बस ये इतनी सी बात है। मुझे उम्मीद है अब आप लोगों को, अब कोई ऐसा बच्चा है जिसको तीनों नाम ना याद हुए हो, चलो जी अब आ जाओ। ठीक है, पहले अब मेरा ये इरादा है कि पहले अब मैं दूसरा टॉपिक यही वाला पढ़ा लूं, स्वेट मैकेनिज्म वाला। ठीक है, फिर वो बाकी सारी कहानी भी सुनाता हूँ। चलो जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी याद करना है, अभी जो पीछे पढ़ाया कितना आराम से पढ़ाया है, याद हो गया ना आप लोगों को। चलो जी, अब उसका नाम क्या, अब जरा इस बात को जरा समझना है। ठीक है, आज इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी, और एक और बात, आज आज शाम को ना, ठीक है, आपका इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यूज है मैंने एमसीक्यूज बनाकर पूछने हैं। फिर ना कहना कि जो है ना फिर आप लोगों ने आंसर तो करने नहीं होते, लेकिन बहरहाल मैं भेजूंगा। ठीक है, क्योंकि आज एक तरह से हमें पूरे टॉपिक को कवर करना है ना,
तो इसके सारे पॉइंट्स मैंने देखो यूक्यू जो है मैंने याद करा देने हैं, बाकी कहानी मैंने सुना देनी है, चैप्टर मैंने सारा आप लोगों को पढ़ा देना है, ठीक है, बाकी हाईलाइट करके भेज देना है, एमसीक्यू पूछ लेने हैं बस, अब इतने की होता है वो, ठीक है। आप लोगों के 5.5 बस 5.5 होंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा यहाँ पे देखो, ये है जी आपको आपका ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड का ये होता है कॉइल्ड पोर्शन, ये मैं आपको सारी कहानी सुनाने लगा हूँ, उसके बाद फिर मैं ऐसे करूंगा, फिर मैं आपको रीडिंग करके भी अलग दिखाऊंगा, ठीक है। ये आपका क्या है, ये ग्लैंड का कॉइल्ड पोर्शन है, ठीक है। अच्छा जी, फिर ये है कि ये है आपका डक्ट पोर्शन, आपकी आपका ये एपिडर्मिस, ठीक है, और ये क्या है, ये आपका डर्मिस है सारा, ठीक है। अच्छा जी, डर्मिस एपिडर्मिस का तो पता है ना आपको, स्किन की जो है ना ये लेयर्स हैं। अच्छा जी, ये जो है ना आपका डक्ट पोर्शन, बेसिकली स्वेट की सिक्रेशन इसने बनानी है, इसके अंदर आप वो देख रहे हो, वो एपिथेलियल सेल्स हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। बेसिकली ग्लैंड उन्होंने जो स्वेट बनाना है ना, यार ये इसको जरा अच्छा समझ लो, ठीक है, बहुत अच्छा समझ लो प्लीज, ठीक है। इसके क्योंकि आप लोगों का जो टॉपिक आना है ना, वो जो मैंने टॉपिक पीछे पढ़ाया ना आप लोगों को, वो आपका डायरेक्ट मैंने बताया 50% यूक्यू आता ही वो है, ठीक है। टोटल 5.5 नंबर का पेपर आना है, उसमें से जो यूक्यू आना है वो आना, आधे नंबर का यूक्यू, हाफ यूक्यू आता है, वो वहां से आ जाना है। बाकी बाकी ये है कि अब और भी 2-4 टॉपिक्स वहां से भी आ सकता है, ठीक है। अब ये जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये वाला टॉपिक ये एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर इसमें से यूक्यू उसमें से ये है कि वो या यूक्यू आना या फिर वो कोई नहीं आना, कुछ भी नहीं आना इसमें से। अब ये है कि इसमें से यूक्यू ना आया तो एमसीक्यू तो 100% डन है, डन एमसीक्यू है, जो अगले में 10-15 मिनट में पढ़ाने लगा हूँ, एक एमसीक्यू तो डन है। अब दूसरी बात ये है कि एमसीक्यू ना आया तो यूक्यू, ठीक है, यूक्यू, और फिर वो भी ना आया तो वाइवा में भी इसमें से पूछ लिया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, चलो। अच्छा जी, ये कॉइल्ड पोर्शन है, इसके अंदर क्या है कि ये एपिथेलियल ग्लैंडुलर सेल्स हैं, बेसिकली सिक्रीशन इन्होंने बनानी है, ठीक है। इन्होंने सिक्रीशन बना के, ठीक, बननी इनसे, उसके बाद क्या होना है, फिर सिक्रीशन आ जानी है आपके इधर, ठीक है, ये सारा इधर डक्ट पोर्शन में, ठीक है। डक्ट पोर्शन में आने के बाद फिर क्या होनी है, सिक्रीशन की मॉडिफिकेशन होनी है। जो सिक्रीशन इन्होंने सबसे पहले बनानी है ना, उसको हम कहते हैं प्राइमरी सिक्रीशन, यानी कि बस उन्होंने बना दी, बस ठीक है, वो प्राइमरी सिक्रीशन है, ठीक है, बात समझ आ गई। फिर उसके बाद क्या होना, उसकी मॉडिफिकेशन वगैरह होनी है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किडनी के अंदर पहले एक दफा वो आता है ना। अच्छा, मॉडिफिकेशन क्या होनी है, मॉडिफिकेशन यही होनी है कि उसमें से आयंस वगैरह की, सोडियम और क्लोराइड की अब्जॉर्प्शन कर ली जानी है। वही काम जो यूरिन प्रोडक्शन में नहीं हो रहा होता, कि पहले एक दफा ब्लड से आ जाता है वो फिल्ट्रेट में, फिर उसके बाद ये है कि गुजरते गुजरते कोई चीज कहीं से अब्जॉर्ब हो रही है, कोई चीज कहीं से अब्जॉर्ब हो रही है, बस, ठीक है। चलो जी, ये अब्जॉर्प्शन वाली बात पता चल गई, मॉडिफिकेशन वाली बात पता चल गई, ठीक है। वो कहाँ पे होनी है, डक्ट पोर्शन में होनी है, ठीक है। और जो सबसे पहले जो सिक्रीशन ग्लैंडुलर सेल्स ने बनानी है वो क्या होगी, वो प्राइमरी सिक्रीशन होगी, या फिर उसका दूसरा नाम है प्रिकर्सर सिक्रीशन, या प्राइमरी सिक्रीशन या प्रिकर्सर सिक्रीशन, वो किसने करनी है, ग्लैंडुलर सेल्स ने करनी है। इतनी बात पता चल गई। अच्छा, फिर एक और बात ये है कि सिंपैथेटिक, ये ग्लैंड प्रोडक्शन हो रही होती है, आप लोगों को पता है कि ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स को इनर्वेट कौन करते हैं, ये सिंपैथेटिक नर्व्स, कौन, सिंपैथेटिक नर्व्स, ठीक है, ये देख रहे हो, ये आके इनको इनर्वेट करते हैं, ठीक है। इवन इन सिंपैथेटिक नर्व्स के अंदर भी कोलिनर्जिक फाइबर्स, कौन से, क्या बोल रहा हूँ, लफ्ज बोल रहा हूँ, कोलिनर्जिक फाइबर्स। इसका कोलिनर्जिक फाइबर्स क्या होते हैं, बेसिकली वो फाइबर्स जिन जो एसिटाइल कोलिन को रिलीज करते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन को रिलीज करते हैं, उन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, कोलिनर्जिक फाइबर्स, ठीक है, जो न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, रिलीज करते हैं एसिटाइल कोलिन, उन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, कोलिनर्जिक फाइबर्स, ठीक है। तो बेसिकली स्वेट ग्लैंड को इनर्वेशन कौन सी होती है, सिंपैथेटिक नर्व्स के अंदर से मेनली कोलिनर्जिक फाइबर्स की, ठीक है, यानी कि एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, ठीक है, और उसका नाम क्या, वो क्या करता है, वो एपिथेलियल ग्लैंडुलर सेल्स उसके रिस्पांस में फिर क्या करते हैं, फिर स्वेट प्रोडक्शन करते हैं, तो इस तरह से प्राइमरी सिक्रीशन होती है। अब अच्छा, अब एक और बातें करते हैं, अब वो क्या, कि सर बताएं कि ये क्या होता क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, ये जो इस प्राइमरी फिल्ट्रेट इसने बनाया, इसकी कंपोजिशन बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक प्लाज्मा है, ठीक है। वही सोडियम की कंसंट्रेशन जो प्लाज्मा में होती है, वही मतलब जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वगैरह में होती है, ठीक है, 122 और क्लोराइड की 104, यही मतलब जो एग्जैक्टली उसकी कंपोजिशन ऐसी होती है जैसे प्लाज्मा में। सिर्फ ये है कि जो प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन्स भी होती है ना, प्लाज्मा प्रोटीन्स, वो यहाँ पे नहीं होती, ठीक है, देख रहे हो, मेनली प्लाज्मा की तरह का है बिल्कुल कंपोजिशन,
सिर्फ ये है कि प्लाज्मा में प्रोटीन्स भी होती हैं, तो इसमें प्रोटीन्स नहीं होंगी। ठीक है, ठीक है। आप लोगों, मेरे हिसाब से आप लोग इसको कैसे याद कर सकते हो, प्लाज्मा प्रोटीन फ्री। ठीक है, प्लाज्मा 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 बोलोगे ना, लेकिन साथ ही आगे क्या बोलो, प्लाज्मा प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट। ठीक है भाई, ऐसे बोल लो। ठीक है, बात समझ आ गई कि प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होती, बाकी सब कुछ वही होता है। अच्छा, अब आपको पता है इतना ज्यादा सोडियम और क्लोराइड बॉडी से निकल जाए, फिर तो गए हम लोग, क्या ख्याल है? तो इसलिए जो है ना, क्या होता क्या है कि इसका सोडियम, क्योंकि ठीक है, इसका सोडियम और क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन की जाती है। और आपको पता है सोडियम और क्लोराइड की, जैसे किडनी के अंदर होता है, सोडियम और क्लोराइड एब्जॉर्ब हो रहा होता है, तो उसके साथ साथ वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है। ठीक है, सोडियम और क्लोराइड जैसे जैसे रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है, वैसे वैसे क्या वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है। ठीक है, मॉडिफाइड बाय रीअब्जॉर्प्शन मोस्ट ऑफ द सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। बात समझ आ गई? ठीक है, और फिर जैसे जैसे वो सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है, वाटर भी उसके साथ ही हो रहा होता है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर होगी, आसान सी बातें हैं ना। ठीक है, व्हेन स्वेट ग्लैंड, अब अच्छा, दो केस हैं। एक केस ये है कि स्वेट ग्लैंड जब बहुत ही स्लाइटली सा स्टिमुलेट हो, मतलब थोड़ा सा स्वेट ग्लैंड को थोड़ी सी स्टिमुलेशन आई है। दूसरा ये है कि स्वेट ग्लैंड अगर बहुत स्ट्रांगली स्टिमुलेट हो, बिल्कुल दोनों मिलती जुलती बातें हैं। ठीक है, हम मिलकर दोनों पढ़ लेते हैं। एक में ये है कि स्वेट ग्लैंड बड़ा स्ट्रांगली स्टिमुलेट हुए हैं, बड़ा वो उस पीछे से नर्व फाइबर्स ने आके कहा यार स्वेट प्रोड्यूस करो, स्वेट प्रोड्यूस करो। एक में मतलब स्लाइटली, मतलब ये कि उन्होंने आका अच्छा यार थोड़ा थोड़ा स्वेट प्रोड्यूस कर दो। एक में ये है कि जैसे अभी मेरे सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करो। ठीक है, क्योंकि मैं इधर छत पे धूप में बैठा हूँ। नहीं, धूप तो नहीं है, लेकिन चलो। अच्छा जी, तो इस केस में जिसमें वो कहते हैं कि बहुत ही स्लाइटली प्रोड्यूस करो, इसके अंदर क्या निजाम होता है, इसके अंदर क्या उसमें चेंजिंग आती हैं? और एक में जब वो बहुत स्ट्रांगली करता है तो तब क्या होता है? जब वो बिल्कुल स्लाइडली करता है ना, ठीक है, जब वो स्लाइडली करता है तो फिर क्या होता है, ये जो फ्लूइड प्रिकर्सर फ्लूइड होता है, ये जो हमने कहा, ठीक है, ये जो जो हमने हमारी जो प्रिकर्सर सिक्रीशन हुई थी, वो डक्ट से स्लोली स्लोली प्रोड्यूस, स्लोली स्लोली जाती है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, तमाम वो सोडियम और क्लोराइड को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। और इस तरह से क्या होता है कि आपका ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल ही कम हो जाता है, और वाटर भी ऑलमोस्ट सारे ही जो है ना, मोस्ट ऑफ द वाटर भी रीअब्सॉर्ब हो जाता है। इससे ये है कि बाकी जो कंस्टिट्यूएंट्स वगैरह होते हैं ना, लैक्टिक एसिड, यूरिया वगैरह, वो बहुत कंसंट्रेटेड हो जाते हैं। बस इतनी सी बात है, दो तीन बातें हैं। चलो, अभी आप लोग बच्चों वाली बातें हैं, बिल्कुल बहुत आसान सी बातें हैं। ठीक है, और एक और बात, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि सर छुट्टियों में नहीं लगाना चाह रहे हैं, तो मैं कोई स्पीड नहीं लगाना चाह रहा, बिल्कुल क्लियर कट सी बात है। मैं स्पीड मैंने नहीं लगानी, मैंने बड़ा तसल्ली से जैसे मैं कराता हूँ मैंने वैसे ही कराना है। ठीक है, बाकी जो लोग लेक्चर नहीं ले रहे वो अपनी मर्जी से नहीं ले रहे। ठीक है, जो ले रहे हैं इंशाल्लाह ताला वो उनका बहुत फायदा होगा। अच्छा खैर, जो है ना, इसमें अब क्या हुआ क्या है कि जब बहुत स्लाइटली सा हुआ है, तो जो भी स्वेट, जो थोड़ा सा स्वेट प्रोड्यूस होगा ना, तो वो आराम आराम से फ्लो करेगा। ठीक है, जब आराम आराम से फ्लो करेगा तो ये क्या करेगा, ये सारा ही इधर से सोडियम क्लोराइड हो जाएगा रीअब्सॉर्ब। उसकी कंसंट्रेशन मतलब जो 142 और 104 थी ना, वो सिर्फ 5 तक रह जाएगी, 5 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर तक रह जाएगी। अच्छा, अब आप लोगों को पता है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? जो प्रेशर होता है फ्लूइड की वजह से, जो प्रेशर होता है फ्लूइड की वजह से, मैं आपको पहले भी बता दूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा फ्लूइड की वजह से होता है। ये बात मैं कहां पे बताई थी, किसी को याद हो? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हमेशा वाटर की वजह से होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना, ये बातें इवन लोगों को सही तरह से वो उधर भी नहीं पता होती हैं। एफएससी के चैप्टर 14 जो है ना, ठीक है, उधर भी लोगों को मेरे ख्याल से नहीं सही पता होती। बाकी ये है कि पढ़ने वाले को तो फिर पता ही होती है। ठीक है, कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बेसिकली फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर होता है वो होता है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब क्या होता है कि जब वो सोडियम क्लोराइड जो ज़्यादा सारा रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, तो ठीक है ना, तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है, इधर काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, वाटर किस तरफ मूव करता है, जहाँ पर ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर हो, जहाँ पे ज़्यादा सॉल्यूट हो, तो वाटर भी उसी के साथ ही निकलता है। बस सिंपल बात ये है कि सोडियम क्लोराइड निकल रहे हैं तो वाटर निकल रहे हैं, ये बात हर बच्चे को याद रहती है। ठीक है, बाकी ये अगर टेक्निकली थोड़ा अच्छा अच्छा पता होना चाहिए, तो वो ऑब्वियसली यही है कि जब वाटर सोडियम क्लोराइड कम हो रहे हैं, सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है, और वाटर कहाँ मूव करता है, फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर एरिया टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर एरिया। ठीक है,
तो वाटर भी साथ ही रिमूव हो जाता है। अब वाटर भी रिमूव हो गया तो पीछे ये जो कंसंट्रेशन होगी बाकी आयन की वो तो बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगी? क्या ख्याल है? क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है ना, जब सॉल्वेंट आपने कम कर दिया तो बाकी जो उसके अंदर चीजें पड़ी हैं वो तो उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। चलो जी, अब आ जाओ कि अगर आपकी स्वेटिंग हो बहुत स्ट्रांगली, फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि वो जो सोडियम क्लोराइड सिर्फ हाफ तक अब्सॉर्ब हो पाते हैं। सोडियम और क्लोराइड मतलब ये देख रहे हो, मतलब पहले 5 तक आ गए थे ना कम, अब कितने 50 टू 60 तक कम आएंगे। मतलब ये है कि वो जो 120 था ना, ठीक है, वो अब कहाँ तक आया? वो हाफ अब्सॉर्ब हुआ है। ठीक है, हाफ रीअब्सॉर्ब हुआ है सोडियम क्लोराइड। मतलब पहले तो सारे ही ऑलमोस्ट हो गया था ना, अब सारा नहीं होगा। ठीक है, मैं इतने आराम से पढ़ाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को अभी याद हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, फिर ये है कि जब ये काम पूरा रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो फिर वाटर भी तो कम ही रीअब्सॉर्ब होगा ना, ऑब्वियस बात है। अब तो ये आसान हो गया। इसलिए जो है ना, अदर जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनकी भी कंसंट्रेशन पहले तो बहुत ज्यादा हो रही थी ना, क्योंकि सॉल्वेंट बिल्कुल ही निकल गया था। अब उनकी कंसंट्रेशन भी मॉडरेटली इंक्रीज होगी, क्योंकि अब उतना ज्यादा वाटर नहीं निकला, तो इसलिए पहले बहुत ज्यादा उनकी कंसंट्रेशन बढ़ गई थी, अब वो एक हद तक यानी कि बढ़ेगी। ठीक है, बस इतनी सी बात है। आप लोगों को सारी बातें समझ आ गई? ये 3 बातें हैं। एक है, सबसे पहली बात है सोडियम क्लोराइड की। पहले केस में ऑलमोस्ट सारे निकल गए, दूसरे केस में आधे निकले हैं। अच्छा, फिर ये है कि वाटर उधर भी ऑलमोस्ट सारे ही मैक्सिमम वाटर निकल गया। इस वजह से बाकियों की कंसंट्रेशन तो ऑलमोस्ट ऐसे कंसंट्रेटेड हो गया ना। ठीक है, यहाँ पे ये है कि वाटर भी ऑलमोस्ट उतना नहीं निकला। ठीक है, तो इसलिए बाकियों की कंसंट्रेशन भी जो है वो एक हद तक ही इंक्रीज हुई है। चलो जी, अब जरा इधर आ जाओ। ये अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या सीन है? एक्लिमेटाइजेशन वाला क्या सीन है? इसमें अब पता क्या है, मसलन वही बात है जिस तरह हमने वहां पे एक्लिमेटाइजेशन नहीं पढ़ी। ठीक है, पढ़ा था ना हमने वहां पे कि मतलब वो क्या होता है। तो यहाँ पे भी बड़ी मजेदार सी बात है। 2 केस होते हैं एक्लिमेटाइजेशन में, दोनों लाइंस मैंने पिंक से हाईलाइट की हैं कि ये 2 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। एक तो ये कि जो है ना, अब देखो, एक्लिमेटाइजेशन ये है कि अगर एक बंदा बहुत हाई टेम्परेचर में अब रहना ही शुरू हो गया है, मतलब पहले वो नॉर्मल से टेम्परेचर पे रहता था, ठीक है, लेकिन अब वो अचानक बहुत हाई से टेम्परेचर पे आके मतलब रहने लग गया है, तो अब उसके अंदर क्या चेंजिंग्स क्या आएंगी? वही बात, मतलब एक्लिमेटाइजेशन की तो पता है ना आप लोगों को कि एक और इन्वायरमेंट में जाने के बाद अब थोड़े अरसे के बाद आप उस माहौल में एक्लिमेटाइज हो जाते हो, तो उसमें जो चेंजिंग्स आती हैं वो क्या चेंजिंग्स आती हैं? ठीक है, तो वो कहता है कि एक्लिमेटाइज अनएक्लिमेटाइज पर्सन तो अब बहुत गर्मी वाले एनवायरनमेंट में जाके 1 लीटर स्वेट प्रोड्यूस करता है, जो अभी अनएक्लिमेटाइज है। सपोज अभी मतलब उसको आए हुए 1-2 दिन ही हुए हैं, फर्स्ट फ्यू डेज ही हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट फ्यू डेज हुए हैं बस। मतलब अभी तो आया है ना, अभी एक्लिमेटाइजेशन तो नहीं ना हुई। एक्लिमेटाइजेशन के लिए तो कम से कम 4 से 6 वीक तो चाहिए ना, कम से कम महीना डेढ़ तो चाहिए ना। 4 से 6 वीक नहीं याद रहता, लेकिन बंदे को महीना डेढ़ वाला लफ्ज याद रहता है। ठीक है, तो शुरू के कुछ दिनों के दौरान जब वो अनएक्लिमेटाइज है तो वो सिर्फ 1 लीटर स्वेट प्रोड्यूस करता है, जबकि 2 से 4 से 6 महीने हफ्ते बाद या फिर 1 से 6 हफ्ते के बाद जो है ना, जब उसको उसी इन्वायरमेंट में, वो गर्म इन्वायरमेंट में रहता है ना, तो वो फिर एक तो वो 2 से 3 लीटर स्वेट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। मतलब अब ऑब्वियसली अब उसके अंदर स्वेट प्रोड्यूस ही ज्यादा हो रहा है। तो ये क्या निजाम है? ठीक है, change in internal sweat gland cells to increase their sweating capability। उनके जो sweat gland cells है ना, वो sweat produce ही ज्यादा करते हैं। ठीक है, उनकी कैपेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ऑब्वियसली हर टाइम जो अब वो गर्म, ये एक्लिमेटाइजेशन है कि वो अब स्वेट ही ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। अच्छी बात है ना भाई, गर्मी में जो उस बंदे ने रहना है तो स्वेट तो प्रोड्यूस होता रहे, उसको ठंडक तो थोड़ी मिलती रहे। आसान सी बात है। हो गई याद? बिल्कुल याद हो गई। जब भी ये क्वेश्चन आता है हमेशा इसके साथ वो एक्लिमेटाइजेशन का सवाल करता है, रोल ऑफ एल्डोस्टेरोन वो पूछता है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप लोग, बड़ी आसान सी बात है, ठीक है, कि वैसे वो एक आध लीटर स्वेट प्रोड्यूस करता था। ठीक है, मतलब उसने करना था, सपोज अभी तक वो अनएक्लिमेटाइज, ठीक है, अचानक ही अभी तक उसे आए हुए 1-2 दिन नहीं हुए, फ्यू डेज हुए, तो वो सिर्फ अभी तक वो इतनी ठंडक वाला माहौल अभी नहीं प्रोवाइड कर पाता, अभी तक सिर्फ 1 लीटर स्वेट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लेकिन ये है कि जब कुछ हफ्ते उधर रहता है ना, 1 से 6 हफ्ते या कुछ, ठीक है, कुछ टाइम उधर रहता है, तो फिर उसकी बॉडी 2 से 3 लीटर वो एक तो स्वेट प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, उसके स्वेट ग्लैंड्स की स्वेटिंग प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। चलो जी, ये तो होगी पहली बात। ठीक है, नंबर 2 बात आने की एक्लिमेटाइजेशन के लिए अंदर क्या है, वो ये है कि अब वो सोडियम क्लोराइड भी कम
ठीक है ना, उस स्वेट के अंदर सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन भी कम होती है। अब ये देखो ना, अब जो इतना वो अगर स्वेट प्रोड्यूस कर जो हो रहा है, अगर वो सोडियम क्लोराइड निकलता जाए और फिर तो वो पास है, फिर तो बस दो पानी शानी खत्म, डिहाइड्रेट होके फोत हो जाए फौरन। ठीक है, तो उसके लिए सीन ये है, बॉडी ये करती है कि सोडियम क्लोराइड स्वेट के अंदर कम कर देती है। ठीक है, ये देखो वैसे कितना निकलता है, वैसे अनएक्लेमेटाइज बंदे में 15 से 30 ग्राम ऑफ सॉल्ट ईच डे, अनएक्लेमेटाइज बन। लेकिन जब वो एक्लेमेटाइज हो जाता है तो लॉस 3 से 5 ग्राम सिर्फ निकलता है। जो 15 से 30 ग्राम निकलना था वो अब कितना निकलता है, 3 से 5 ग्राम। बस 3 से 5 ग्राम, उधर से 2 लीटर से 3 लीटर एक आवर में निकाल देता है, और इधर पूरे दिन के अंदर 3 से 5 ग्राम सिर्फ निकालता है। ठीक है, बात समझ आ गई। ठीक है, कि सिर्फ इतना वो साल्ट निकालता है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि ये साल्ट वाली कहानी कौन डालता है इसको। ठीक है, तो ये कैसे होता है कि साल्ट कम रिलीज करता है। ये देखो, विच अलाउज बेटर कंजर्वेशन ऑफ बॉडी साल्ट, जिससे बॉडी का साल्ट कंजर्व ही रहता है, इतना लॉस नहीं होता साल्ट का। ठीक है, most is caused by increased secretion of aldosterone by adrenocortical glands। एड्रीनोकॉर्टिकल ग्लैंड जो है वो एल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन शुरू कर देता है। ठीक है, इंक्रीज सिक्रेशन करता है। ठीक है, अच्छा जी, विच रिजल्ट फ्रॉम, अच्छा अब एल्डोस्टेरोन क्यों एड्रीनोकॉर्टिकल जो है, देखो एड्रीनोकॉर्टिकल का पता है ना, एड्रीनल मेडुला तो वो प्रोड्यूस करता है आपका एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। ठीक है, एड्रीनल कॉर्टिकल जो है वो एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन करता है, और भी करता है हार्मोन, वो आपको पता है एफएससी से, नहीं तो सेकेंड ईयर में पढ़ लेना रिजल्ट्स ऑफ। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन आता है इसमें से, जो कि बेसिकली, ठीक है, जो कि विच रिजल्ट फ्रॉम स्लाइटली डिक्रीज इन सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड प्लाज्मा। ठीक है, यानी कि ये जो एड्रीनोकॉर्टिकल है, ठीक है ना, जैसे ये देखता है ना कि आपके एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और प्लाज्मा के अंदर सोडियम क्लोराइड कम है, सोडियम क्लोराइड कम हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो इंक्रीज्ड एल्डोस्टेरोन सिक्रेट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये होता है कि एल्डोस्टेरोन जो है, इसकी वजह से आपके स्वेट के अंदर साल्ट कम रिलीज होता है। ठीक है, तो सारा जो साल्ट होता है ना, वो यहाँ से रीअब्सॉर्ब कर लेता है, यहाँ से। ठीक है, यही काम आपको पता है वो किडनी वगैरह में भी हो रहा होता है। ठीक है, कि यहाँ से वो क्या करता है, साल्ट को रीअब्सॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए साल्ट सीक्रेट ही नहीं होता। बात समझ आ गई। ठीक है, चलो जी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारा टॉपिक याद भी हो गया। अब मैं काम करता हूँ कि 1 मिनट के अंदर अंदर, सिर्फ 1 मिनट के अंदर रिवाइज कराता हूँ। ठीक है, अब हर बच्चा जो है इसमें रिवाइज कर ले। अच्छा जी, आपके जनाबे वाला वो स्वेट ग्लैंड के 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है कॉइल्ड पोर्शन, एक होता है जिसका नाम का डक्ट पोर्शन। वो कॉइल्ड पोर्शन के जरिए प्राइमरी सिक्रीशन प्रोड्यूस होती है, तो उसको प्रिकर्सर सिक्रीशन भी कहते हैं उसकी। ठीक है, वो उसका नाम क्या, उसका नाम क्या होते हैं, एपिथेलियल ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। ठीक है, कॉइल्ड पोर्शन में, जो कि जब कोलिनर्जिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर जब आके उसको स्टिमुलेट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, प्राइमरी सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। उसकी कंपोजिशन प्लाज्मा की तरह की होती है, सिवाय ये कि उसमें प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होती। ठीक है, प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट होता है, प्लाज्मा प्रोटीन फ्री। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, उसकी कंपोजिशन प्लाज्मा नहीं होता, प्लाज्मा नहीं होता भाई, आपको क्या ब्लड निकली जा रहा है, प्लाज्मा की तरह का होता है। ठीक है, प्लाज्मा लाइक होता है, मतलब कंपोजिशन प्लाज्मा की तरह की होती है, भागा को बच्चा इधर से खून निकाली खड़ा हो। ठीक है, ठीक है, चलो खैर। ठीक है, तो प्लाज्मा की तरह का होता है। ठीक है, जिसमें यानी कि सारी कंसंट्रेशन वही होती है प्लाज्मा वाली, बस ये है कि प्रोटीन वगैरह नहीं होती। ठीक है, तो उसका नाम क्या, फिर ये होता है कि डक्ट पोर्शन के अंदर से उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है, उसकी मॉडिफिकेशन होती है, उसमें ये होता है कि सोडियम क्लोराइड को रीअब्जॉर्ब बेसिकली किया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, फिर ये है कि जैसे फिर उसका नाम क्या है कि जब इसकी स्लाइटली जब उसको स्वेटिंग करनी हो, ठीक है, तब ये होता है कि ऑलमोस्ट सारे ही, क्योंकि डक्ट से स्वेट आपका स्लोली जा रहा होता है, ऑलमोस्ट सारी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है सोडियम क्लोराइड की। ठीक है, उससे ये आपका वाटर भी जो है ना सारा ही ऑलमोस्ट रीअब्सॉर्ब हो जाता है। उससे ये है कि जो स्वेट के अंदर जो कुछ भी होता है, ठीक है, स्वेट के अंदर जो है ना, इसीलिए कहते हैं कि स्वेट से भी नाइट्रोजनस वेस्ट सीक्रेट होती है। ये देखो, यूरिया निकल नहीं रहा, ये देखो। ठीक है, तो इस तरह से ये भी हो रहा होता है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है कि आपका जो है ना, वो जो बाकी रिमेनिंग कंस्टिट्यूएंट्स हैं बहुत कंसंट्रेटेड होते हैं, और वो बहुत आपका यानी कि, ठीक है, वो स्वेट में सीक्रेट हो रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर जब आप बहुत ही ज्यादा वो करते हो, बहुत ही ज्यादा तेजी से करते हो स्वेटिंग, उसमें ये होता है कि उसमें फिर आपको उसका नाम क्या, आपकी इतने ज्यादा रिएब्स आप नहीं हो पाते, ऑलमोस्ट हाफ ही हो पाते हैं, या थोड़े से हाफ से थोड़े से ज्यादा। ठीक है,
उसमें होता है कि आपकी इसका नाम का वाटर भी इतना ज़्यादा रिएब्सॉर्ब नहीं हो पाता और बाकी कंसंट्रेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाती। एक्लिमेटाइजेशन में ये होता है कि नॉर्मली आपने एक 1 लीटर प्रोड्यूस करना होता है 1 हावर में स्वेट, लेकिन अब ये होता है कि आप 2 से 3 लीटर प्रोड्यूस कर लेते हो, ठीक है? फिर ये है कि आपने उसका नाम क्या है जो अपना 15 से 30 ग्राम जो आपने स सोडियम क्लोराइड लॉस करना था, अब आप पूरे दिन कितना करते हो? 3 है। उसकी वजह ये है कि आपका एड्रेनोकॉर्टिकल जो ग्लैंड है, वो क्या करता है, वो एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन ज़्यादा कर देता है, जो कि क्या करता है, जो कि आपका सारा जो है ना रीअब्ज़ॉर्प्शन करा लेता है सोडियम क्लोराइड की, ठीक है? चलो जी, तो मैंने बड़ा उसको आराम से करा दिया, ठीक है? चलो जी, अब आ जाए हर बच्चा यहाँ पे, ठीक है? अब जो-जो पॉइंट मैं बताऊँगा ना, ठीक है, ताकि आप लोग के सारे एमसीक्यू भी करो। आपका जो है ना 3 किस्म के टेम्परेचर है। एक है आप लोगों का स्किन टेम्परेचर और एक तो ऑब्वियसली वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, ठीक है? आपका जो स्किन का टेम्परेचर है ना, वो तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के साथ राइज़ और फॉल करता रहता है। लेकिन आपका जो कोर का टेम्परेचर है ना, वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। बिल्कुल कांस्टेंट का मतलब ये है कि मतलब वो एक हद तक कांस्टेंट रहता है। उसको वो उसमें चेंजिंग नहीं आती। आपका जो कोर यानी कि अंदर का जो टेम्परेचर है, ठीक है? ठीक है ना? वो नहीं बदलता, सिवाय ये वो +1 -1 फ़ारेनहाइट की तक ही रहता है, मतलब ये कि कांस्टेंट रहता है, ठीक है? वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है? कोर टेम्परेचर, हत्ता के वो आपका टेम्परेचर 55 फ़ारेनहाइट से कम या 130 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा भी हो जाए ना, फिर भी वो कांस्टेंट रहता है। मतलब ये आप लोगों ने रेंज थोड़ी-सी याद रखनी है कि 55 से लेकर 130 फ़ारेनहाइट, ये बात एक जगह अगेन भी आएगी कि 55 से लेकर 130 फ़ारेनहाइट तक जो है ना, इसका टेम्परेचर वो कोर का नॉर्मल ही रहता है, ठीक है? वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे कि क्यों रहता है। फिलहाल अभी हम देख रहे हैं कि क्या सीन क्या है, ठीक है? फिर ये है कि नॉर्मल जो कोर का टेम्परेचर है, उसकी एक रेंज है।